3 दिन बाद जब एड हंटिंग पे जाता है तो उसे जेनिका के साथ हुई कन्वर्सेशन याद आती है। उसे पैसे मांगने का थोड़ा रिग्रेट होता है, पर उसे पता है कि की कैरेक्टर से दूर रहना ही सही होगा ताकि स्टोरी का फ्लो सेफ बना रहे। लेकिन जब वो अपने टेंट में वापस आता है और कर्टन उठाता है तो वो शॉक रह जाता है। टेंट के अंदर लूसी मार्शल, गेम की रेयर जीनियस और मोस्ट पावरफुल मेज स्टोरी होती है। लूसी उठती है और तुरंत कंप्लेन करते हुए कहती है, तुम कितने लाउड हो, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही। जब एड गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो लूसी उसके पीछे की तरफ इशारा करती है और कहती है, एक स्पिरिट तुमसे बात करना चाहती है और वो कह रही है कि तुम्हें एक दिन जेनिका को जरूर बचाना होगा। एड थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। उसे मुश्किल से जेनिका से दूरी बनाई थी, अब लूसी उसकी लाइफ में आ गई है। लूसी अपनी छोटी हाइट और हवा में चलने की पावर के साथ एक बिल्ली की तरह जगह जगह घूमती रहती है और जहां चाहे वहां सो जाती है। अब वो एड के कैंप साइट, उसके रिसोर्सेज, इसके साथ साथ क्लासेस भी स्किप कर रही है। एड अपने आप को ब्लेम करता है और सोचता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा वरना स्टोरी और भी ज्यादा डिविएट हो जाएगी। एक दिन जब वो नया ट्रैप सेट कर रहा होता है तो देखता है कि लूसी कैजुअली बेट बीफ का पीस उठाकर खा रही होती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर एड और भी ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि लूसी उसकी कोई बात सुनती ही नहीं। समझ आ जाता है अगर लूसी ऑलरेडी उसे कैंप में 2 बार आ चुकी है तो बार बार आएगी। और सबसे बुरी बात तो ये है क्योंकि एड जानता है कि गेम में लूसी को हराने के लिए कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, गेम गाइड, एक छुपा हुआ डिटेल जो ज्यादातर प्लेयर्स मिस करते हैं। वो अपना लास्ट कार्ड प्ले करता है और एड लूसी से कहता है, मैंने अभी ऑफिस हॉल की मेड को तुम्हें ढूंढते हुए देखा है। ये सुनते ही लूसी शॉक में फ्रीज हो जाती है और पहली बार उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो तुरंत एक बहाना बनाती है और हवा में उड़ जाती है। ये देखकर एड रिलीफ फील करता है और अपने गेम के नॉलेज का शुक्रिया अदा करता है। उसे याद आता है लूसी एक अनबीटेबल मेज है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है, वो डॉर्मेटरी की मेड से भागती है क्योंकि उसका ध्यान रखती हैं और उसे पकड़ने के लिए चेस करती हैं। अब जब लूसी चली गई तो एड को लगता है कि उसकी 2 दिन की प्रेजेंस स्टोरी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो खुश होता है कि उसे सिचुएशन को हैंडल कर लिया। गेम की स्टोरी आगे बढ़ती है और पहला मेजर क्वेस्ट एक्टिव होता है, ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये एक मॉक वन ऑन वन फाइट होती है जिसमें स्टूडेंट्स फेक वेपन का यूज करते हैं ताकि किसी को इंजरी ना हो। ये वही मोमेंट है जहां सारे मेन कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें से एक होता है गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट टाइलर, द फेलिंग स्पोर्ट्समैन ऑफ सिल्वेनिया एकेडमी। इस शुरू में मैचेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे पहले से ही रिजल्ट्स पता होते हैं क्योंकि हर बार जीतने वाले वही फर्स्ट ईयर मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टेलर। लेकिन एक ही उसका ध्यान खींच लेती है, जेनिका। वो फिर से दिखाई देती है वही पुरानी एनर्जी के साथ। एड बार बार उससे दूर रहने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे चिपक जाती है जैसे फेविकोल। उसके चिपकूपन को देखकर एड मजाक में सोचता है क्या ये किसी डॉग फैमिली से है, जैसे लूसी किसी कैट फैमिली से है। जेनिका हेल्पफुल बनने की कोशिश करती है और एड को मैच लिस्ट दिखाती है। एड पहले इग्नोर करता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जैसे ही जेनिका कैजुअली कहती है कि उसका नाम भी लिस्ट में है, एड हिल जाता है। गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन में एड रॉस टेलर इस क्वेस्ट तक आते आते एक्सपेल हो चुका होता है। वो तुरंत लिस्ट उठाता है और देखने लगता है कि उसका अपोनेंट कौन है। इस बीच सबसे अवेटेड फाइट शुरू होती है, टेलर वर्सेस लूसी मार्शल। एड लिस्ट साइड में रख देता है और मैच पर ध्यान देने लगता है। हालांकि अब वो एक साइड कैरेक्टर बन चुका है, लेकिन टेलर के कैरेक्टर से उसका कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। गेम खेलते वक्त उसने कितने ही घंटे टेलर के साथ बिताए हैं। वो उसके लिए चीयर करना चाहता है। अनाउंसर लूसी का नाम रिंग में अनाउंस करती है। एड को वो आइकॉनिक मोमेंट याद आता है जब टेलर पहली बार अपने स्वॉर्ड उठाता है और लूसी के स्पेल्स को स्मार्टली काउंटर करता है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। फिर लूसी इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है जो रूल से खिलाफ होता है और टाइलर जीत जाता है। यही सीन दोबारा देखने के लिए एड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बेल बजती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। टेलर अपने सिग्नेचर जोश के साथ आगे बढ़ता है और लूसी पर पंच मारने जाता है, लेकिन लूसी सिर्फ एक ही लाइटनिंग स्पेल में उसे दीवार तक फेंक देती है। एड देख रहा होता है और जानता है कि टेलर हार नहीं मानता, जैसे गेम की स्टोरी में होता था। टेलर अपनी तलवार उठाता है और लूसी की तरफ बढ़ने लगता है और लूसी को ऑफवर्ड पकड़ लेता है और सब कुछ गेम के सीन जैसा होता है।
लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लूसी लाइटनिंग मैजिक की जगह ब्लॉकिंग स्पेल का यूज करती है। टेलर वहीं रुक जाता है। फिर वो विंड मैजिक का यूज करके उसे दूर तक उड़ा देती है। टेलर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। अनाउंसर अनाउंस करता है लूसी जीत गई है। ये देखकर एड शॉक रह जाता है। टेलर को तो ये फाइट जीतनी चाहिए थी। ये छोटा सा चेंज भी ओरिजिनल स्टोरी को पूरी तरीके से बिगाड़ दे सकता है। उसे डर लगता है कि अब आगे क्या होगा। लोग लूसी के लिए चीयर करते हैं और टेलर हार के साथ हॉल से चला जाता है। एड अंदर से काफी ज्यादा पैनिक फील करने लगता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लूसी ने जो मैजिक यूज किया था वो नॉर्मल नहीं था। वो एक कॉन्टिन्यूस मैजिक था। ऐसा मैजिक सिर्फ तभी मिलता है जब कोई हाई क्लास स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लूसी और फॉरेस्ट स्पिरिट मेरिल्डा का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एड के कैंप में लूसी का आना शायद गलती से उसका मेरिल्डा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो। इसी वजह से वो अब ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा पावरफुल हो गई है। एड खुद को ब्लेम करता है। वो जानता है टेलर की हार उसकी गलती है। स्टोरी लाइन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट होता है। एड रॉच टेलर वर्सेस प्रिंसेस फेनिया। प्रिंसेस अभी भी एड से बदला लेना चाहती है और मैच के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एड उसे देखता भी नहीं। वो सीधे टेलर के पीछे भागता है जो भी हॉल से निकल रहा है। टेलर की हार सिर्फ हार नहीं है, ये पूरी स्टोरी लाइन को डेंजर में डाल सकती है। ओरिजिनल स्टोरी में एड का कैरेक्टर इस क्वेस्ट से पहले ही एक्सपेल हो चुका होता है, लेकिन अब वो अभी भी यहाँ है। इसी वजह से सब कुछ चेंज हो गया। टेलर के पास पहुंच के एड उससे कहता है गिव अप मत करना। टेलर की हार सिर्फ एक सेटबैक है। एड जानता है टेलर का एकेडमी में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रेजेंस स्टोरी के लिए एसेंशियल है। अगर वो चला गया तो कहानी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। एड टेलर को मोटिवेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ याद दिलाता है, उसका पोटेंशियल। एड अंदर से जानता है वो सिर्फ टेलर के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए भी फाइट कर रहा है। अगर टेलर हार मानने लगा तो एड के लिए सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रिंसेस फेनिया की बात करें तो पहला आदमी जिसने उसकी जजमेंट एबिलिटी को पहचाना वो था एम्परर क्रोल। कई लोग सोचते हैं कि वो डिवाइन गिफ्ट है, लेकिन उसका अपना डेवलप किया हुआ स्किल है। रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज के बीच उसने एबिलिटी सरवाइव करने के लिए बनाई। इसी वजह से फेनिया अपनी जजमेंट पर इतना ट्रस्ट करती है। वो इंपीरियल फैमिली के अंधेरों को देख चुकी है, इस एबिस में जा चुकी है। इसी वजह से उसका ऑब्जर्वेशन इतना शार्प है। जब भी वो किसी अपोनेंट को जज करती है तो उसकी आंखों में सीधा देखकर सब समझ जाती है। मैच से पहले एड कैजुअली कहता है ज्यादा जोर मत लगाना। फीनिया भी रिप्लाई करती है तुम भी। ऑडियंस में लोग एड रॉस टेलर के बारे में लोग हार्श कमेंट्स करते हैं। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में एड पहले टेलर को बुली करता था, फिर उसी को चीयर करता था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट लगता था। वो सीनियर्स के पावर्स का मिसयूज करता था। जब उसका कोई भी पैंतरा नहीं चला तो उसने एग्जाम में चीटिंग की और फाइनली एक्सपेल हो गया। एड जानता है कि उन लोगों की बातें गलत नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में वो एक विलन था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैच शुरू होता है। पीनिया एक पानी का गोला बनाती है और एड पर फेंक देती है उसे टेस्ट करने के लिए। उसे लगता है कि एड या तो फायर या विंड मैजिक से बचेगा, लेकिन एड ना तो डॉज करता है और ना ही वो अपने आप को डिफेंड करता है। वो बस वहीं खड़ा रहता है और डायरेक्ट हिट लेता है। पीने शॉक हो जाती है। तभी एड शांत आवाज में डिक्लेयर करता है कि उसने हार मान ली है। बिना ट्राई किए ही वो जीत फीनिया को दे देता है। ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और प्रिंसेस फीनिया के लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं एड को जो लोग जोर जोर से बू करते हैं उसे टेलर से भी बेकार बोलते हैं। इसके बावजूद एड शांति से प्रिंसेस के पास जाता है, उसका थैंक यू करता है मैच के लिए और चुपचाप अरीना से निकल जाता है। फीनिया और भी ज्यादा क्यूरियस होती है। वो सोचने लगती है एड ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसे डुअल में कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं, और नहीं तो क्यों। असल में एड ने जानबूझकर मैच छोड़ा है। वो नहीं चाहता कि वो फीनिया के रोल में इंटरफेयर करे, क्योंकि उसे पता है स्टोरी में फीनिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड तुरंत एरिना छोड़कर टेलर को ढूंढने निकलता है। उसके अकॉर्डिंग टेलर ही स्टोरी का असली प्रोटैगनिस्ट है, प्रिंसेस फीनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो चाहता है कि टेलर गिव अप ना करे। जैसे ही एड टेलर को ढूंढ रहा होता है, अचानक से फीनिया उसके पीछे आ जाती है, जोर से हाँफते हुए। वो अकेली होती है, बिना किसी एस्कॉर्ट के। ये देखकर एड काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फीनिया गुस्से में चिल्लाती है। वो एड से पूछती है
तुम्हारे असली इंटेंशंस क्या हैं। वो इल्ज़ाम लगाती है कि एड कभी मैच जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसका सिर्फ स्टेज से निकलने का प्लान था। पीनिया की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। वो मानती है कि एकेडमी के लोगों से थक चुकी है, क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स और सर्वेंट्स तक से। उसे सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है, स्पेशली एड का बिहेवियर। वो पूछती है, तुम हो कौन? लेकिन उसका डाउट और ही बढ़ जाता है। तब एड शांति से उसके पास आता है, उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है, रिलैक्स करो। वो उसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाता है और बोलता है, धीरे धीरे सांस लो। एड की शांति पीने को थोड़ा सुकून देती है। थोड़ा काम होकर पीनिया रियलाइज करती है कि पहले उसका बिहेवियर सही नहीं था। वो एड से माफी मांगती है। एड देखता है कि वो थोड़ा रिलैक्स हो गई है, तो वापस टेलर को ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी पीनिया अपने स्ट्रगल शेयर करने लगती है। रॉयल पैलेस की पॉलिटिक्स, डेली प्रेशर ने उसको जीना मुश्किल कर दिया है। अपना मन हल्का करने के बाद वो एड से पूछती है कि तुम टेलर का पीछा क्यों पड़े हो। उसे लगता है कि टेलर की लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब है और एड उसका फायदा उठाना चाहता है या उसकी बेइज्जती देखना चाहता है। एड जानता है कि फीनिया की बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। वो डायरेक्टली जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि अभी वो समय नहीं है सब कुछ बताने का। फीनिया फिर से गुस्सा हो जाती है। वो डिमांड करती है, पहले तुमने टेलर को बुली किया, अब उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। एड हर सवाल से बचता है, वेग और अनरिलेटेड आंसर्स देता है। फीनिया और गुस्सा होती है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं, इसीलिए वो एड को जाने देती है। लेकिन उसे शक बना रहता है। दरवाजे के पास एड रुक जाता है और फीनिया की तरफ पलट कर कहता है, तुम्हें पॉलिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है। एकेडमी पैलेस जैसा नहीं है, यहाँ सब कुछ तुम पर डिपेंड नहीं करता। फीनिया उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। कोई पहली बार उसकी सिचुएशन को समझ पाया है। एड को पता होता है कि उसकी बातें शायद फीनिया पर काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल गई हैं। वो फीनिया को छोड़कर टेलर को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उम्मीद करता है कि अभी भी काफी देर नहीं हुई है। आखिरकार एड टेलर को ढूंढ लेता है। वो अकेला बैठा होता है, अपनी टूटी तलवार हाथों में लिए, उदास और खोया हुआ। जैसे ही एड टेलर के पास जाने लगता है, उसके सामने कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं, इस गेम की मेन हीरोइन ट्रिस होती है। वो एड को रुकने के लिए कहती है और टेलर को और तकलीफ ना देने की वार्निंग देती है। और वो फर्मली कहती है, टेलर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो एड को अक्यूज करती है, फिर उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है टेलर को। तभी कुछ शॉकिंग होता है। टेलर, जो बिल्कुल ब्रोकन और हारा हुआ लग रहा था, खड़ा हो जाता है। वो एड से पूछता है, तुम अभी तक एकेडमी में क्यों हो। एड उसकी हिम्मत देखकर चौंक जाता है। इतनी बड़ी हार के बाद भी टेलर गिव अप नहीं करता। एड जानता है टेलर की असली स्ट्रेंथ उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड है, जिसमें वो इसला का इन्फ्लुएंस भी क्लियरली देखता है। उसकी बचपन की फ्रेंड जो हमेशा उसका सपोर्ट करती है। टेलर एड से डायरेक्टली पूछता है, तुम्हारे असली इंटेंशंस क्या हैं। एड सिर्फ इतना कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ड्यूएल में बहुत अच्छी थी। वो टेलर को सच में कॉम्प्लीमेंट करता है गेम के अनुभव के बेसिस पर। फिर एड वहां से निकलने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ देखने आया था, उसका कोई प्लान, कोई चाल या कोई सीक्रेट मोटिव नहीं था। टेलर शायद अभी भी डाउट में हो, लेकिन एड को सुकून मिलता है कि स्टोरी लाइन थोड़ी फिर से लाइन पर आ गई है। लेकिन टेलर अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। जैसे ही एड जाता है, टेलर और एल्सा उसे गुस्से से देखते हैं। उन्हें लगता है कि एड बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। तभी अचानक से एक जोर का एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से हॉल हिलने लगता है और ये सब एक पावरफुल मैजिक स्पेल के असर से होता है। एड तुरंत पहचान जाता है कि गेम का वही सीन है, द लेजेंडरी डुएल, गोल्डन डॉटर लॉर्डल वर्सेस जेनिका फेलोवर। ओरिजिनल स्टोरी में गेम और बाकी मेन कैरेक्टर्स इस मैच को हॉल में देखते हैं, लेकिन स्टोरी के चेंजेस की वजह से टेलर और इस्लाम बाहर हैं। एड सोचता है कि कोई बात नहीं, मैच हो रहा है, शायद वो लोग बाहर से देख रहे होंगे। ये डुएल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जीतेगा वही एक्ट 1 का फाइनल बॉस बनेगा। जेनिका और लॉर्टल की लड़ाई काफी इंटेंस हो जाती है। लॉर्टल आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है जेनिका के फायर स्पिरिट को रोकने के लिए, लेकिन फायर स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है कि वो आइस को पिघला देती है और लॉर्टल को हिट करती है, जिसकी वजह से जेनिका मैच जीत जाती है। पब्लिक जेनिका के लिए चीयर करती है, खुश होती है। एक सेकेंड स्टूडेंट जीत गई, लेकिन जेनिका नोटिस करती है कि लॉर्टल को मेडिक्स ले जा रहे हैं। उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि उसने गलती से एक
इंटरमीडिएट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था, जो रूल्स के अगेंस्ट था। लकीली किसी ने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन जेनिका अंतर से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। ओरिजिनल गेम स्टोरी के मुकाबले अब लूसी टेलर को हरा देती है और पूरा क्वेस्ट खत्म होता है जेनिका के सीनियर बनने के साथ, जो पास्ट स्टूडेंट्स के प्राइड को प्रोटेक्ट करती है। एड ये सब देखकर सोचता है जेनिका के लिए अब सब कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन उसके लिए ये काफी ज्यादा रिलीफ है, क्योंकि अब शायद जेनिका उसे कैंप में डिस्टर्ब करना बंद करे। एड डिसाइड करता है कि मेन कैरेक्टर से दूर ही रहेगा, क्योंकि उनके साथ इन्वॉल्व रहने से सिर्फ टेंशन ही मिलती है। ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग क्वेस्ट के 2 हफ्ते बाद एड खुद को इम्प्रूव करने में लग जाता है। इस दौरान उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। अब वो बिना किसी मेन कैरेक्टर के सपोर्ट के सरवाइव और स्टडी कर सकता है। उसका स्टैमिना, बॉडी और स्किल्स सब स्ट्रांग हो जाते हैं। एक दिन जब वो नदी में नहा रहा होता है, तो जेनिका चुपके से उसके पास आती है। ये देखकर एड एम्बेरस्ड होकर चिल्लाता है कि उसने उसकी प्राइवेसी इन्वेड की है। बाद में दोनों कैंप फायर के पास बैठ जाते हैं। जेनिका कहती है कि उसे एड का कैंप बहुत पसंद है, जैसे कोई सीक्रेट बेस हो किसी एडवेंचर के लिए। फिर वो कहती है कि उसे एड से एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। एड पूछता है कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स को छोड़कर उसके पास क्यों आई। जेनिका बताती है कि एड के जाने के बाद उसका मैच लॉर्टल से जीत में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसने गलती से एक बैंड इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे लॉर्टल इंजर्ड हो गई। अब उसे गिल्ट हो रहा है और लग रहा है कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो अपने फ्रेंड से रीअश्योरेंस नहीं चाहती, क्योंकि वो सब कहेंगे कि उसने सही किया। इसीलिए वो एड का एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन चाहती है। क्या उसे लॉर्टल से माफी मांगनी चाहिए? एड कहता है जो तुम्हें सही लगे वही करो। अगर तुम्हें लगता है माफी मांगनी चाहिए तो मांगो। जेनिका बबली और cheerful है, सबकी फेवरेट फ्रेंड, लेकिन गिल्ट या सेल्फ क्रिटिसिज्म से गलतियां नहीं मिटेंगी। लोग चाहे जितना सपोर्ट करें, लेकिन उसे सच नहीं बदलेगा। एड की बात सुनकर जेनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एड बिना किसी की साइड लिए बिल्कुल सच बोलता है। उसे लगता है कि एड अब पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। वो याद करती है कि जब एड ने उससे पैसे मांगे थे, तब भी उसके बिहेवियर में डिस्परेशन नहीं थी, बल्कि एक सटल सिग्नल था कि वो अपने आप को उससे दूर रखे। जेनिका को एड इंटरेस्टिंग लगता है और वो एडमिट करती है कि वो उसे काफी पसंद करती है। वो कहती है काश और लोग एड के जैसे होते। वो उसके लिए एक अजीब पर कंफर्टिंग रीअश्योरेंस बन गया है। मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लॉर्टल उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, बार बार उसे बुला रही होती है। एड समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। फेल्ड स्वर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया गेम में एक मास्टरपीस है, जिसमें सिर्फ कुछ प्लेयर्स ही ट्रू एंडिंग तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर नए प्लेयर्स अर्ली स्टेज में गलत डिसीजंस लेकर बैड एंडिंग फेस करते हैं। लॉर्टल गेम के अर्ली पार्ट में एक हिडन हीरो होती है, फिनिया जैसे ओपनली एडमायर्ड कैरेक्टर से अपोजिट। लॉर्टल को विलेन समझा जाता है, लेकिन उसका रियल रोल स्टोरी के एंड में रिवील होता है। बैड आउटकम से बचने के लिए एड डिसाइड करता है कि वो लॉर्टल के प्लान्स में फंसने वाला नहीं है। वो हर डिसीजन में और भी ज्यादा कॉशियस रहने लगता है। लॉर्टल कॉन्टिन्यूसली एड का पीछा करती है और एक पॉइंट पर उसके सामने आकर एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहती है सिर्फ 2 घंटे दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना है। एड एनॉयड होता है और पूछता है कि वो कितनी देर तक उसका पीछा करेगी। लॉर्टल प्लेफुली कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एड उसे इतना इग्नोर करेगा। लॉर्टल कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो मैग्नेट एलीट केचम की बेटी है और एकेडमी के पॉलिटिक्स में प्रिंसेस फीनिया के साथ राइवलरी में है। एड को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसके ट्रैप में फंसने से बचने के लिए और भी तेज चलने लगता है, लेकिन लॉर्टन स्वीट बातें करते हुए उसका अटेंशन जीतने की कोशिश करती है। वो ऑफर करती है कि अगर एड को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करेगी। एड कहता है ऐसे प्रॉमिसेस मत करो जो तुम वैसे भी निभा नहीं सकती, लेकिन लॉर्टल इजीली गिव अप नहीं करती। वो फिर भी उसके सामने आती है और कहती है लोग कहते हैं तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अपनी बात को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉर्टल 3 गोल्ड कॉइन्स निकालती है, जो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पूरे महीने की इनकम के बराबर हैं, और एड की पॉकेट में डाल देती है। उसका प्रपोजल सिंपल होता है। वो चाहती है कि एड जेनिका का फ्रेंड बने। फिर वो एक क्लेवर स्माइल के साथ कहती है ज्यादा लोग मेरे साइड में होंगे
तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एड उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, तो गोल्डन डॉटर अपने कनेक्शंस खरीदती है। वो समझ जाता है कि लॉर्डल ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल गेम खेल रही है। वो एलाइज गैदर कर रही है अपनी पावर को बिल्ड करने के लिए। और ये सब देखकर एड और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वो हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करता है और लॉर्डल के एम्बिशंस को एक्नॉलेज करता है। हैंडशेक के दौरान एड उस लड़की को एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। वो लॉर्डल से कहता है कि जो लोग हमेशा से अमीर रहे हैं, थोड़ी सी गरीबी भी उनकी हिम्मत तोड़ सकती है, लेकिन जो लोग पहले से ही डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पैसा ही काफी होता है। अपना गुरूर छोड़ने, अपने परिवार को धोखा देने या खुद को बेचने के लिए डेस्परेट लोगों का फायदा उठाना बहुत आसान होता है और आम भी। पर एड ना तो डेस्परेट है और ना ही किसी चालाक डील के लिए पैसे लेना चाहता है। ये कहकर एड अपना हाथ वापस खींच लेता है और सिक्के उसकी हथेली में लौटा देता है। फिर वहां से चला जाता है, लॉर्टल को हैरान और थोड़ा डिप्रेस छोड़कर। लेकिन एड अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि अगर वो पैसा ले लेता तो उसके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती। लेकिन वो कहानी का फ्लो बदलना नहीं चाहता। लॉर्टल केचॉन एड के साफ इनकार से हर्ट नहीं होती। वो अच्छी तरह से जानती है कि फायदे और रिस्क का बैलेंस कैसे मैनेज करना है। गेम में वो एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जानी जाती है, हर मौके का फायदा उठाने वाली। उसका गोल है जेनिका फेलोवर को अपना पॉलिटिकल एलाय बनाना। रात को जेनिका लॉर्टल के क्वार्टर्स में आती है। लॉर्टल एक मिस्चुअस स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है और मजाक में बोलती है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनिका यहाँ आएगी। उस फाइट के बाद ये उनका पहला फेस टू फेस मिलना है। जेनिका अपोलोजाइज करती है कि उसने ज्वाइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पेल का इस्तेमाल किया था, जो रूल से खिलाफ था। वो लॉर्टल के चोटों को देखकर कंसर्न दिखती है, लेकिन लॉर्टल उसे लाइटली लेती है और कहती है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर जेनिका मजाक में टॉपिक शिफ्ट कर देती है और पूछती है कि लॉर्टल और एड की बात कैसी गई। लॉर्टल थोड़ा सरप्राइज होती है और प्रिटेंड करती है जैसे वो कुछ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जेनिका फिर अपने स्पिरिट पावर्स का जिक्र करती है और कहती है कि वो यूजुअली उन्हें पर्सनल मैटर से दूर रखती है, लेकिन दूसरों की बातें सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही लॉर्टल थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। जेनिका इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए अपनी सीनियोरिटी असर्ट करती है और कहती है कि लॉर्टल का गोल्ड कॉइन का यूज सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक है, असली इमोशन से काफी दूर। वो कहती है कि असली रिश्ते और सच्चाई पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। जेनिका एड के अप्रोच की तारीफ करती है, उसे ज्यादा जेन्युइन और हार्टफेल्ट बताते हुए। फिर जेनिका खुद पर हंसती है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया था। जाने से पहले वो एक बार फिर माफी मांगती है ट्रेनिंग के दौरान चोट पहुंचाने के लिए, और कहती है कि एक दिन लॉर्टल भी उसके जैसे हाई लेवल स्पिरिट समन कर पाएगी। बस उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी।